जो कांग्रेस चुनाव आयोग का इस्तेमाल करती थी और जो बहुजनों के खिलाफ था चुनाव आयोग, वही अब कांग्रेस के खिलाफ चुनाव आयोग है। मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी के सत्ता में आने से क्या हुआ है, जो जो कांग्रेस बहुजनों के साथ करती थी, पहले बहुजन नेताओं को जेल भेजती थी, बहुजन नेताओं को ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से परेशान करवाती थी, बहुजन दलों को परेशान करवाती थी, और जिस तरह से मीडिया बहुजन दलों को नहीं दिखाता था, कांग्रेस मीडिया थी, सारी संस्थाएं कांग्रेस में थी। ठीक मोदी जी के आने के बाद, बीजेपी के आने के बाद यही सारा व्यवहार कांग्रेस के साथ हो रहा है। अभी क्या हुआ, चुनाव आयोग ने बड़ा चिट्ठा कांग्रेस को पकड़ा दिया है राहुल गांधी के खिलाफ पनौती बोलने पर। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। राजस्थान में वोटिंग है, 25 तारीख को वोटिंग है और नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को। सोचिए, 5 राज्यों में ईवीएम से चुनाव हो रहा है। दरअसल वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। चुनाव आयोग ने कहा कि हम 5 दिनों तक वीवीपैट को नहीं गिन सकते हैं, कितना समय लगेगा, हम पुराने ढर्रे पर चले जाएंगे। लेकिन सोचिए कि 7 नवंबर को वोटिंग हुई पहले फेज की, फिर 17 नवंबर को हुई और अब 25 नवंबर को होगा और फिर 30 नवंबर को वोटिंग होगी तेलंगाना में और नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को। मतलब मिजोरम के लोगों ने, छत्तीसगढ़ के लोगों ने जिन्होंने 7 तारीख को वोट किया है वो 3 तक वेट करेंगे, 1 महीना, लगभग 1 महीना में 4 दिन कम। जिन्होंने 17 तारीख को वोटिंग किया है वो वेट करेंगे 3 तारीख तक। जो 25 को वोट करेंगे वो भी वेट करेंगे, जो 30 को वेट करेंगे वो भी वेट करेंगे। मतलब 1 महीना इस देश की जनता वेट कर सकती है, लेकिन वीवीपैट गिनने में 4 दिन इंतजार नहीं कर सकती है। आप इस लॉजिक से सहमत हैं? इस देश में चुनाव आयोग एक ही बार ईमानदार हुआ, जिसका नाम टीएन शेषन कहा गया। उसको इस देश की मनुवादी मीडिया ने ईमानदार टीएन शेषन कहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि लालू यादव को चुनाव हराना था। ये टीएन शेषन ने क्या क्या नहीं किया लालू यादव के खिलाफ, आप कल्पना नहीं कर सकते। उसके बाद भी लालू यादव चुनाव जीतते रहे क्योंकि उनको बहुजनों का समर्थन था। इसी देश के चुनाव आयोग ने महापुरुषों की मूर्तियां ढकवाई, जो मायावती जी ने बनवाई थी नोएडा और लखनऊ में। हाथी की मूर्तियां ढकवाई क्योंकि हाथी चुनाव चिन्ह है। क्या इस देश के सारे तालाबों से कमल का फूल ढकवा देंगे ये चुनाव आयोग वाले? क्या बात कर रहे हैं साहब? सोचिए, जो कांग्रेस चुनाव आयोग का इस्तेमाल करती थी और जो बहुजनों के खिलाफ था चुनाव आयोग, वही अब कांग्रेस के खिलाफ चुनाव आयोग है। मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी के सत्ता में आने से क्या हुआ है, जो जो कांग्रेस बहुजनों के साथ करती थी, पहले बहुजन नेताओं को जेल भेजती थी, बहुजन नेताओं को ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से परेशान करवाती थी, बहुजन दलों को परेशान करवाती थी, और जिस तरह से मीडिया बहुजन दलों को नहीं दिखाता था, कांग्रेस मीडिया थी, सारी संस्थाएं कांग्रेस में थी। ठीक मोदी जी के आने के बाद, बीजेपी के आने के बाद यही सारा व्यवहार कांग्रेस के साथ हो रहा है। अभी क्या हुआ, चुनाव आयोग ने बड़ा चिट्ठा कांग्रेस को पकड़ा दिया है राहुल गांधी के खिलाफ पनौती बोलने पर। सोचिए, इसी तरह से बहुजन नेता, सोचिए आज अगर आप कांग्रेसी हैं, सोचिए आज कांग्रेस ओवैसी को क्या कहता है, वो बी टीम है, मायावती जी बी टीम। मतलब जो चुनाव लड़े मतलब कांग्रेस के अलावा इस देश में कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए। बहुजन समाज को 2 स्तर पे लड़ना होता है, एक कांग्रेस से भी और एक बीजेपी से भी। और अब सोचिए, तमाम सवर्ण पत्रकार दिखा रहे हैं कि राहुल के साथ अन्याय हो रहा है, राहुल को नोटिस दिया गया, बिल्कुल अन्याय हो रहा है। संजय सिंह की गिरफ्तारी अन्याय है, संजय सिंह की गिरफ्तारी अन्याय है, सिसोदिया की गिरफ्तारी अन्याय है, जैन की गिरफ्तारी अन्याय है। तो लालू यादव, मायावती, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, स्टालिन, इन लोगों पर अन्याय नहीं होता है, बहुजन दलों पर अन्याय नहीं होता है। जब चुनाव आयोग हाथी ढकवा रहा था, ये टीएन शेषन, जिसको मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश के मनुवाद को बहुत गहरे से समझना पड़ेगा। और बीजेपी ने बहुजनों को भी समझा दिया और कांग्रेसी को भी समझा दिया है। पहले कांग्रेस की सरकार में जाति देख के कार्रवाई होती थी, मोदी जी की सरकार में पार्टी देख के कार्रवाई होती है। आम आदमी पार्टी वाले इसलिए कार्रवाई होती है क्योंकि वो सवर्णों का वोट डेंट मारते हैं बीजेपी को। अब सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में बहुजन समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि आपके नेताओं को किस तरह से बदनाम किया गया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियरी, मीडिया एक अंतिम किला है जहां 1% बहुजन समाज के लोग नहीं है।
सोचिए सूर्य प्रताप यादव के साथ क्या हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 पत्रकार गए, जिसने 2020 का कप्तान बनते ही पहला मैच जीता, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वो भी आप कल्पना कर सकते हैं, रिंकू सिंह की कोई कहानी देख रहे हैं, क्या शानदार क्रिकेटर हैं। इस देश में आप नेता हो, अभिनेता हो, राजनीतिक दल चलाते हो, सोचिए कांग्रेस 10 साल में बिलबिला गई। बीजेपी ने सारे मीडिया को हाईजैक कर लिया। पहले कांग्रेस ने हाईजैक कर रखा था, अब बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। कांग्रेस 10 साल में बिलबिला गई, मीडिया का बहिष्कार कर दिया। बहुजन समाज को पूरी तरह से बहिष्कार करना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि अच्छा हुआ कि मोदी जी के आने के बाद सारा बेपर्दा हो गया और अब कांग्रेस को दलित, पिछड़े, आदिवासी याद आ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं बीजेपी को भी याद आ रहे हैं। बहुजन समाज को अब सचेत होना चाहिए और यही मौका है बहुजनों को एकजुट होकर अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग होकर सत्ता में आना चाहिए और अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस की मोनोपोली आपको बर्बाद कर देगी। सोचिए बिहार में बहुजनों की सरकार है तो बहुत पहले 27% रिजर्वेशन लागू हो गया, अति पिछड़ों को 25% अलग से रिजर्वेशन मिला। और सोचिए जहां जहां कांग्रेस बीजेपी है 27% रिजर्वेशन SC ST OBC को नहीं मिला। यह समझना पड़ेगा। और जब तक बहुजन समाज के लोग सजग नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, बीजेपी कांग्रेस भक्त नहीं बनना है। अपने संविधान, हमारा क्या लेना देना कांग्रेस बीजेपी से, हमारा खेत जोत रखा, हमारे संवैधानिक अधिकार का मसला है। और जो सवर्णों का तुष्टीकरण है उस पर बात करना है, अपने जातिवाद के खिलाफ बात करना है, मनुवाद के खिलाफ बात करना है और बहुजनों को अपने संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ना है। हम किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। बंधुआ मजदूर खराब होता है। आप किसी आदमी का बंधुआ मजदूर बनिए, किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर बनिए, उससे बुरा कोई नहीं होता है। बहुजन समाज को कांग्रेस बीजेपी का बंधुआ मजदूर नहीं बनना चाहिए। और यह तय है कि बहुजनों का भला बहुजनों ने किया है तो बहुजन समाज को बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों की तरफ जाना चाहिए। सोचिए राजेंद्र प्रसाद सिंह क्या कहते हैं, कांग्रेस बीजेपी पैसे वाली पार्टी है, बड़ी पार्टी नहीं है। जनाधार वाली पार्टी तो सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू जैसी पार्टियां हैं। सोचिए जो जनाधार वाली पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी, मायावती जी की पार्टी, रावण की पार्टी, हनुमान बेनीवाल, जो बहुजन समाज है, जो SC ST OBC है, जो किसान है, जो मूल निवासी है, वो ताकतवर कम्युनिटी है, वो जनसंख्या में बड़ी पार्टी है। सवर्ण समाज की लीडरशिप वाली पार्टी कैसे हुई? और सारे सोचिए अजीत अंजुम पूछते हैं जात किसको वोट दे रहा है, गुर्जर किसको वोट दे रहा है, दलित किसको वोट दे रहा है। अरे भैया ब्राह्मण समाज किसको वोट दे रहा है, ये भी सर्वे चलाओ। हम लोग यही बात बोलते हैं तो हम लोग को जातिवादी कहा जाता है। ये सारे मनुवादी चैनल, शेड्यूल कास्ट ने किसको वोट दिया, OBC ने किसको दिया, दलित, पिछड़े, आदिवासियों ने किसको दिया, मुसलमानों ने किसको दिया और ब्राह्मण समाज ने किसको दिया। आज के डेट में सारे जनरल कैटेगरी के जो सोसाइटी है वो बीजेपी के साथ है और धर्म के नाम पर SC ST OBC के लोग भी उनको वोट दे रहे हैं। अगर कांग्रेस ने इस देश में 60 साल में धर्म की राजनीति नहीं की होती और ज्ञान, विज्ञान, स्कूल, कॉलेज की राजनीति की होती तो आज बीजेपी नहीं आता। बीजेपी का तो कोर एजेंडा है गाय, गोबर, गौमूत्र। जब तक जितना कम पढ़ेगा भारत उतना बीजेपी के कमल खिलेगा। इसलिए बहुजन समाज जब तक बहुजनों की, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। धर्म की राजनीति से आपको दूर रहना है। आपको पढ़ाई लिखाई, दवाई, स्कूल, कॉलेज। आप देखिए मध्य प्रदेश में एजेंडा देखिए कमलनाथ का क्या एजेंडा है। बहुजन समाज का भला धर्म की राजनीति से नहीं होगा, संवैधानिक राजनीति से होगा, सोशल जस्टिस की राजनीति से होगा, नौकरी से होगा। आज तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमको घंटा बजाने से पेट भरेगा या नौकरी से पेट भरेगा। जिनको धर्म से फायदा है उनको धर्म के साथ जाने दीजिए। आप अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज, नौकरी का इंतजाम कीजिए। आप अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग होइए। धर्म न कभी खत्म हुआ है न कभी खत्म होगा। आपकी रोजी रोटी खत्म हो रही है, आप धर्म भी तभी आप कर पाएंगे। धर्म एक आस्था का सवाल है। जब आपका पेट भरा होगा, अन्न होगा पेट में। सोचिए इस देश के बहुजन समाज को, इस देश के बिहार के जाति जनगणना से साफ हो गया है कि 75% SC ST OBC के लोग गरीब है। इसलिए अपना वोट धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर मत बर्बाद कीजिए।
जो जाति जनगणना कराए, जो आपके बच्चों को सरकारी नौकरी दे, जो प्राइवेट में रिजर्वेशन दे, जो आपको पावर से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, बिजनेस में आपको रिप्रेजेंटेशन दे। भागीदारी का सवाल पूछिए, आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा, आपको इलाज कैसे मिलेगा फ्री में, आपको नौकरियां कैसे मिलेंगी, सरकारी कंपनियां कैसे बचेंगी, आपको बिजनेस का कैसे, कब तक गरीब, लाचार और बेबस रहिएगा। सोचिए, धीरेन्द्र शास्त्री के एक भक्त को साइकिल नहीं दे सकता है वो, लेकिन उसके पास मर्सिडीज और चार्टर्ड प्लेन से चलता है, क्योंकि आपके 10-10 रुपए ने उसको 10,000 करोड़ का आदमी बना दिया, आपको कुछ नहीं मिला। धर्म आस्था का सवाल है, धर्म के नाम पर राजनीति मत कीजिए, धर्म के नाम पर वोट मत दीजिए। और बीजेपी तो करेगी ही करेगी धर्म की राजनीति। कांग्रेस ने धर्म की राजनीति शुरू किया था। जब मान्यवर कांसीराम साहब बहुजन आंदोलन चला रहे थे, जब मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब राजीव गांधी ने फैजाबाद में पहली बार रामराज की बात की थी और राम मंदिर के ताले खुलवाए थे। और ये कैसीला दीक्षित ने आइडिया दिया था। जबकि चुनाव होना था उस साल पंचायती राज के मॉडल पर, और राजीव गांधी सत्ता से बाहर हो गए, मान्यवर साहब ने बाहर करवाया था और बीपी सिंह ने, और प्रधानमंत्री बने और मंडल कमीशन लागू हुआ, और तब 90% लोगों के हक अधिकार मिले। आज 60% ओबीसी को जो भी मिला है वो मंडल कमीशन के बाद मिला है। तो ये कांग्रेस बीजेपी लगातार धर्म की राजनीति करती है, इससे दूर रहिए, सावधान रहिए। और रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, स्कूल, अस्पताल और सेना, सोचिए आज एक सेना के जवान शहीद अधिकारी के घर पर किस तरह से बीजेपी के नेताओं ने खेल किया है, आप कल्पना कर सकते हैं। इस देश के बहुजनों को सोचना पड़ेगा। आपको इस देश के बिहार को अगर मॉडल माने, उससे ज्यादा ही होगा। बिहार के 75 से 80% SC ST OBC और किसान लाचार, बेबस और गरीब हैं। सिर्फ 10-25% SC ST OBC के लोग क्रीमी लेयर में आ पाए हैं या मिडिल क्लास बन पाए हैं। जब इस देश के 75% जनरल कैटेगरी के लोग अगर बिहार मॉडल को माने तो वो अमीर हैं, और 25% लोग ही उसमें गरीब है। जबकि उनकी संख्या 100 में 90 SC ST OBC है और 100 में 10 सवर्ण है। सोचिए, उनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे बिजनेस कर रहे हैं, उनके बच्चे करोड़ों के कारोबार शुरू कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? बहुजन समाज को समझना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, और तभी ये मुल्क मजबूत बनेगा। जब सबके पास पढ़ाई, सबके पास शिक्षा, सबके पास रोजगार, सबके पास विज्ञान होगा, तभी हम चीन से मुकाबला कर पाएंगे, तभी हम अमेरिका के बराबर खड़े हो पाएंगे, और तभी भारत आने के लिए लोगों को वीजा लेना पड़ेगा। अभी तो यहां से जाने वालों की कतार लगी है। भारत तभी विश्वगुरु बन सकता है, भारत तभी आर्थिक शक्ति बन सकता है, भारत तभी विकसित देश बन सकता है जब यहां ज्ञान, विज्ञान और पढ़ाई की होगी। सोचिए, टनल में फंसे हुए 41 मेहनत कश लोग, 12 दिन हो गया है। क्या वो किसी पूजा पाठ से निकल आएंगे? तो हटा लीजिए वहां से वैज्ञानिकों को, हटा लीजिए विदेशी टनल काटने वाले को। इतना तो दिमाग लगाइए, कौन लोग हैं जो टीवी अखबार में बैठकर दिन रात विज्ञान के बदले कर्मकांड को तरजीह दे रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि धर्म के नाम पर सरकार बनती है, वोट देना है। सोशल जस्टिस, जाति जनगणना, समाजवाद, सेकुलरिज्म और संवैधानिक अधिकारों के लिए वोट कीजिए। है हिम्मत तो मंत्र पढ़ के निकालो ना टनल से। वर्ल्ड कप जिता रहे थे, और अच्छा है सोशल मीडिया पर ये सारे सवाल लिखे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। और सुन लीजिए, जाति व्यवस्था नहीं कुव्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था नहीं कुव्यवस्था है। और बहुजन नेताओं का बयान, मौर्या का बयान, चंद्रशेखर राय का बयान, तेजस्वी यादव का बयान, नीतीश कुमार का बयान विवादित नहीं, ये सर्व ज्ञानी बयान है। ये मनुवादी मीडिया आपके नेताओं को विवादित बयान कहता है। आपके नेताओं को दलित, पिछड़ा, आदिवासी जब चुनाव जीतेगा, बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां जब चुनाव जीतेंगी, तो वो पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, देखिए मायावती जी ने क्या किया, अखिलेश यादव ने क्या किया, लालू यादव ने क्या किया, पढ़ाई लिखाई, अस्पताल, दवाई। और ये राष्ट्र के नाम पर आपको धार्मिक अफीम देंगे ताकि आप अपनी रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई और इस देश की सुरक्षा और इस देश की सेना की मजबूती पर सवाल ना पूछें। सावधान रहिए, सचेत रहिए, और इस देश के संविधान को, संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत रहिए। और इस देश को बेहतर मुल्क बनाना है। हम सब राष्ट्रवादी, हम सिर्फ भारतीय हैं। और जो भी आपको धर्म के नाम पर बांटे, जाति के नाम पर बांटे, उससे अलग सावधान रहिए।
और आपका संवैधानिक अधिकार एससी एसटी ओबीसी के रूप में है। संविधान के प्रति सचेत रहिए और इस देश की सीमा, इस देश की सेना और इस देश का सम्मान कीजिए और संविधान का सम्मान कीजिए। और जो भी आपको धर्म या जाति के नाम पर लड़ाता हो वो समझिए आपके आने वाले नस्लों का दुश्मन है, आपका दुश्मन है। और आप इस देश के संवैधानिक जो आपका दर्जा है एससी एसटी ओबीसी किसान और उसके नाम पर आप सब भारतीय हैं। संविधान से ही देश मजबूत बना है, संविधान ने इस देश को एकजुट किया है और संवैधानिक अधिकारों के लिए संविधान सोचिए, संवैधानिक प्रावधान है कि आपको धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना है, जाति के नाम पर वोट नहीं मांगना है। बाबा साहेब ने जाति बनाई नहीं है, जाति को खत्म किया है। इस देश में 10,000 जातियां थी, बाबा साहेब ने उसको 4 नाम दिया, एससी एसटी ओबीसी और जनरल और माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी। तो जो आपको कहे ना कि जातिवाद बाबा साहेब ने बनाया, संविधान से आया, उसको वो समझिए आप बहुत शातिर है। और बिहार यूपी में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है, जातिवाद के नाम पर वोट नहीं देते हैं। ये मनुवादी मीडिया जो भी कहे ठीक उसका उल्टा सोचिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।